नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में हम लू के रूप में जानते हैं। इन गर्म हवाओं के चलने के लिए कुछ स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। जैसे ये उन स्थानों पर विशेष रूप से चलती हैं जहां पर गर्म शुष्क पवनें हों, जहां पर आर्द्रता का अभाव हो, जहां पर बादल रहित आसमान हो, प्रति चक्रवाती प्रवाह हो या वहां की मिट्टी शुष्क हो। ऐसे क्षेत्रों में अमूमन मार्च से लेकर जून के महीने में ये गर्म हवाएं या लू चलती हैं, जिन्हें हम हीट वेव के रूप में भी जानते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा हाल ही में एक पूर्वानुमान जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो मौसमी घटनाओं के संदर्भ में पूर्वानुमान और अवलोकन का काम करता है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो इसके द्वारा एक पूर्वानुमान जारी किया गया जिसमें यह बात कही गई कि भारत में अमूमन जो गर्म लू या इन गर्म हवाओं या इन हीट वेव्स के चलने वाले दिनों की संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है, साथ ही इसके तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो हाल ही में हीट वेव को लेकर आईएमडी के द्वारा जो अनुमान जारी किए गए हैं उसके संदर्भ में आज का हमारा यह टॉपिक केंद्रित है। सबसे पहले हम समझेंगे हीट वेव क्या होता है, इसके बारे में अन्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत इस पूरे के पूरे हम संदर्भ को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे चर्चा में क्यों है, क्या कहता है पूर्वानुमान, क्या है हीट वेव, इसको भी समझेंगे। हीट वेव बढ़ने का कारण क्या है, और साथ ही इस समय इलेक्शन का दौर है तो ऐसे में यह और प्रासंगिक हो जाता है। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको बता दो कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे प्रत्यक्ष रूप से आप हमसे जुड़ सके। बात करेंगे खबर की। खबर द हिंदू की है, मोर हीट वेव डेज, अर्थात हीट वेव चलने वाले दिनों की संख्या देन यूजुअल फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया दिस समर। इस गर्मी में ऐसे दिनों की संख्या जो लू चलने वाले दिन होते हैं, आईएमडी ने कहा है कि उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक पूर्वानुमान यह व्यक्त किया गया है। तो इस खबर के आलोक में हमारी चर्चा केंद्रित होगी। चर्चा में क्यों है इसको समझ लेते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो कि 1875 में स्थापित हुआ था, मौसम संबंधी गतिविधियों का अवलोकन करता है और उसके संबंध में पूर्वानुमान जारी करता है। इसके द्वारा यह कहा गया कि अप्रैल से जून में औसत से अधिक जो गर्मी वाले दिन होंगे उनकी संख्या और तापमान दोनों में इजाफा होगा। अर्थात वो दिन जो है अगर 2 महीने के होते हैं, ऐसे लू चलने वाले दिन अगर 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने जितनी अवधि के होते हैं उससे ज्यादा अवधि के होंगे। और साथ ही यह भी कहा गया कि जो इस देश के अधिकांश हिस्से हैं उन हिस्सों में जो औसत तापमान है उसमें भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, सामान्य से अधिक तापमान देखने को मिलेगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो दक्षिणी प्रायद्वीप हो गया, मध्य भारत हो गया, पूर्वी भारत हो गया, उत्तर पश्चिमी मैदान होंगे। इन सभी क्षेत्रों में ये प्रभाव देखे जाएंगे। अब दरअसल इसकी वजह से चिंता क्यों बढ़ रही है? चिंता इसलिए बढ़ रही है कि आजकल बढ़ती जनसंख्या के ऊपर जो खर्च होने वाली ऊर्जा है उसको लेकर भी एक चिंता है। तो ऐसे में जो बिजली की मांग होगी, ऐसी दशा में जब गर्मी बढ़ती है तो बिजली की मांग बढ़ जाती है और उसकी डिमांड बढ़ने के कारण ऐसी दशा में जब इसमें और बढ़ोतरी होगी तो उसमें और वृद्धि होगी। रिपोर्ट यह कह रही है कि एक तो बिजली की मांग में वृद्धि हो रही है, ऊपर से हम जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से जिससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, अगर उसके आंकड़ों को देखें तो पिछले 38 वर्षों की तुलना में एक रिपोर्ट बताती है कि सबसे तेज गिरावट देखी गई है और आगामी माह में भी जल विद्युत उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसी दशा में जब जल विद्युत उत्पादन से हमें बिजली की खपत के लिए आपूर्ति लायक पूरी की पूरी मात्रा उपलब्ध नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? फिर हम दूसरे संसाधनों पर शिफ्ट करेंगे और ऐसी दशा में कोयला एक विकल्प होता है। तो जब कोयले पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी तो आपको याद होगा कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने एक प्रतिबद्धता जारी की थी, जाहिर की थी। उस प्रतिबद्धता के तहत यह था कि ऊर्जा ऊर्जा उत्सर्जन की तीव्रता है उस तीव्रता को कम करने की बात कही की गई थी भारत के द्वारा कि 2005 के लेवल से 45% की कटौती की जाएगी। और इस समय यह लक्ष्य तय किया गया था कि 2030 तक हम 2005 में जो हमारा ऊर्जा उत्सर्जन की हमारी तीव्रता थी उसमें हम 45% की कटौती करेंगे। और ऐसे में इस लक्ष्य को अगर कोयले पर हम शिफ्ट होते हैं तो हमारी कार्बन उत्सर्जन की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी, न कि हम इस सीमा तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये पूरा का पूरा प्रक्रम, ये पूरी की पूरी घटना चर्चा में है।
अब क्या कहता है आईएमडी का पूर्वानुमान, उस पूर्वानुमान पर भी एक नजर डालते हैं। वास्तव में आईएमडी के द्वारा यह बताया गया कि दक्षिणी प्रायद्वीप हो, उत्तर पश्चिमी मध्य भारत हो, पूर्वी भारत हो या उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाके, इन सारे हिस्सों में गर्मी के दिनों में जो गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम लू कहते हैं, वो लू जो है वो सामान्य संख्या से अधिक होगी। एक पूर्वानुमान तो ये कहता है, अर्थात उन दिनों की संख्या अधिक होगी जिसमें लू चलती है। पूर्वानुमान ये भी कह रहा है कि जो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र हैं वहां पर, अर्थात प्रशांत महासागर में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पर जो अल नीनो है, अल नीनो की स्थिति अभी भी मौजूद है। आप जानते हैं कि अल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर की कंडीशन को गर्म करती है, और प्रशांत महासागर एक बड़ा एरिया है, वहां पर जब स्थिति प्रभावित होती है, अल नीनो का इफेक्ट होगा तो वहां के तापमान, वर्षा और वायु की गति, वायु के पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है उसके विस्तृत एरिया के कारण। तो अल नीनो की स्थिति अभी भी वहां मौजूद है। इससे क्या होगा, वहां के समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होगी, जो कि अल नीनो का प्रभाव है। अल नीनो समुद्र के तापमान को बढ़ा देता है, और समुद्र के ऊपर से जब हवा चलेगी तो उस हवा के पैटर्न में भी बदलाव होगा। ये बदलाव जो कि प्रशांत महासागर में होंगे, उस चूंकि प्रशांत महासागर पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है, आप देख सकते हैं ये वो स्थिति है, यहां पर इस एरिया में अल नीनो की मौजूदगी है, और चूंकि ये 1/3 हिस्सा पूरे विश्व का प्रशांत महासागर कवर करता है, ऐसी दशा में जब प्रशांत महासागर में समुद्र के सतह के तापमान में वृद्धि होगी, वहां के हवा के पैटर्न में बदलाव होगा, तो उसके माध्यम से वर्षा, तापमान, वायु पैटर्न सब बदलेंगे, और इसका इफेक्ट पूरे विश्व पर दिखाई देगा। चूंकि इसका ब्रॉड एरिया है, इस वजह से यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आंकड़ा बताया, उसके माध्यम से उसने कहा कि जो जनवरी 2024 है, ये जनवरी 2024 175 वर्षों में अब तक की सबसे गर्म जनवरी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो ये वैश्विक तापन की वजह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो लू की घटना है, वो और ज्यादा इसको प्रभावी रूप से, हानिकारक रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी। एवरेज ग्लोबल लैंड एंड ओशियन सरफेस टेम्परेचर, अर्थात जो ग्लोबल लैंड है, अर्थात जो सतह है, जमीन है, साथ ही जो ओशियन सरफेस अर्थात समुद्र के स्तर का जो टेम्परेचर है, अगर उस पर नजर आप डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पिछला उच्चतम तापमान था 2016 में, पिछला उच्चतम तापमान, उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया अभी हाल ने, और 0.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की इसमें वृद्धि देखी गई। किसमें देखी गई, तो पिछला जो उच्चतम तापमान था किसका, ग्लोबल लैंड का और ओशियन सरफेस टेम्परेचर का। ओशियन सरफेस टेम्परेचर और ग्लोबल लैंड का टेम्परेचर पिछले रिकॉर्ड को, 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को दर्ज करता है। ऐसे में ये और चिंताजनक बात है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आगामी सीजन के दौरान अल नीनो के कमजोर होने की संभावना है, लेकिन अगर कमजोर नहीं होता है तो ये विनाशकारी परिणाम और भयानक हो सकते हैं। अगर अल नीनो कमजोर होता है और ला नीना की स्थिति अच्छी होती है, अगर ला नीना विकसित होता है, तो आप जानते हैं कि ला नीना उसी क्षेत्र में, अर्थात प्रशांत महासागर के ही क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ला नीना ठंडे प्रभाव को उत्पन्न करने वाली परिघटना है। तो ये जब प्रभावी होता है तो इससे क्या होता है, दक्षिण एशिया विशेषकर भारत में ला नीना का इफेक्ट ये होता है कि यहां पर वर्षा ठीक होती है, और वहीं अल नीनो का प्रभाव ये होता है कि भारत की मानसूनी वर्षा को वो प्रभावित करता है, उससे वर्षा बाधित होती है, कम होती है, और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खैर, अब क्या है हीट वेव, इसको हम देख लें कि हीट वेव कहते किसको हैं, पारिभाषिक रूप से क्या मतलब होता है, किस कंडीशन में हीट वेव उसको घोषित किया जाएगा, लू परिघटना को की संज्ञा उसको दी जाएगी। तो हीट वेव की अगर बात करेंगे तो एक सामान्य रूप से जो मौसम होता है उसमें अगर लगातार गर्म मौसम की लंबी अवधि बनी है, चरम मौसम है, गर्म मौसम है, लगातार अगर ये अवधि बनी है, तो उसको कहा जाता है उस समय कि उस समय हीट वेव की स्थिति है, और इससे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, अर्थात इन सारे क्षेत्रों पर इसका गंभीर रूप से असर पड़ता है। असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि आप देखते हैं कि मार्च से लेकर जून की अवधि में आपको दिखाई देगी, अर्थात भारत की अगर बात करें तो मार्च से लेकर जून के बीच में, बचपन में गर्मी की छुट्टियों में हम अपने गांव जाते थे, तो गांव में बीच में गर्मी में ये कहा जाता था
कि दोपहर में बाहर ना निकलिए आप, नहीं तो लू लग जाएगी। लेकिन आज के लू में और तब के लू में बहुत अंतर है। अब लगातार वो अपने और विकराल रूप को धारण करता जा रहा है, मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, उस पक्ष पर हम बाद में विचार करेंगे। मई में ये अपने चरम पर होता है। हीट वेव जो चलती हैं, गर्म हवाएं जो चलती हैं, लू चलती है, वो अपने चरम पर होता है। इसके लिए दशाएं जो आपको बताई गई कि आर्द्रता का अभाव होना चाहिए। आप मई के बाद देखेंगे कि जब मानसून आता है तो मौसम में आर्द्रता या नमी हो जाती है, तो उस समय लू की घटना जो है वो प्रभावित होती है, कम होने लगती है। तो मई इसके लिए चरम अवस्था होती है। अब किस कंडीशन में कहा जाएगा हीट वेव को? तो हीट वेव घोषित करने के लिए जो मानदंड बनाए गए उसमें यह कहा गया है कि किसी भी स्थान का अधिकतम तापमान, मैदानी इलाकों के लिए अलग क्राइटेरिया है और पहाड़ी इलाकों के लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर मैदानी इलाकों में अगर टेम्परेचर जो होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो जाएगा, तो यह कहा जाएगा कि यहां पर लू की परिघटना होने के लिए लू की कंडीशन यहां पर बन गई है। वहीं पर अगर पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक का तापमान होगा, तो उसके लिए हीट वेव घोषित करने के लिए ये मानदंड बनाए गए हैं। इस प्रकार जो तटीय एरिया है उसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान निर्धारित किया गया है। आगे अगर देखें मानक विचलन का आधार, अर्थात अगर कहीं पर एक औसत जो तापमान होता है उससे अगर तापमान कितना बढ़ जाए, 4.5 से लेकर 6.40 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसमें विचलन हो, उसमें वृद्धि हो, तो भी इस आधार पर कहा जाता है कि यहां पर लू की परिघटना के लिए वो कंडीशन हो चुकी है। चरम हीट वेव की संज्ञा दे दी जाती है जब सामान्य विचलन 6.40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अर्थात 6.40 डिग्री सेल्सियस अगर विचलन हो गया, वहां के जो औसत तापमान होता है उस औसत तापमान, जो उच्चतम औसत तापमान निकाला जाता है पिछले कुछ दिनों के आधार पर, कुछ वर्षों के आधार पर हो सकता है, तो उससे अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस का विचलन हो जाएगा तो भी कहा जाएगा कि चरम हीट वेव की कंडीशन हो गई, अर्थात चरम लू की कंडीशन यहां पर हो गई। वास्तविक अधिकतम तापमान, अर्थात एक दिन में अधिकतम तापमान की अगर बात करें, वो 45 डिग्री सेल्सियस को अगर पार कर जाए, अगर एक दिन में कहीं की कंडीशन 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जा रही है, तो कहा जाएगा कि लू की घोषणा हो गई, यहां पर लू की कंडीशन बन चुकी है, हीट वेव की कंडीशन बन चुकी है। और एक दिन में अगर 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो कहा जाता है कि सीवियर हीट वेव, अर्थात चरम लू की कंडीशन यहां पर उत्पन्न हो चुकी है। तो ये इसके कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर लू परिघटना को परिभाषित किया जाता है। हीट वेव बढ़ने का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? तो देखिए, हीट वेव या लू बढ़ने का कारण यह है कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही है, वैश्विक तापमान की घटना हो रही है, उसके वजह से क्लाइमेट चेंज की घटना हो रही है। और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम आप भी हैं, क्योंकि हम लगातार शहरीकरण, औद्योगिकीकरण की दौड़ में वृक्षों का कटाव कर रहे हैं और ग्रीन बेल्ट अमूमन समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जलवायु परिवर्तन वो पहला और बड़ा कारक है जो जिम्मेदार है हीट वेव के बढ़ने के लिए। दूसरा है अल नीनो का बढ़ता असर और ला नीनो का कम होता प्रभाव। अल नीनो, जैसा कि मैंने बताया कि प्रशांत महासागर में गर्म एक ऐसी परिघटना जो उसको गर्म करती है, जिससे वहां का तापमान, वर्षा और वायु प्रभावित होते हैं। अगर ये ज्यादा प्रभावित होता है तो भारत जैसे देशों के मानसूनी वर्षा को ये प्रभावित करता है, और भारत में मानसूनी वर्षा प्रभावित होगी तो गर्मी बढ़ेगी, लू की कंडीशन बढ़ेगी, जिससे बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिससे कृषि प्रभावित होगी, जिससे यहाँ का जलवायु का स्ट्रक्चर प्रभावित होगा। वहीं ला नीनो का कम इफेक्ट होना भी वर्षा को प्रभावित करेगा, कम वर्षा होगी। तो ये दोनों कारक भी जिम्मेदार हैं। वहीं प्रति चक्रवात, आपको अगर याद हो तो गुजरात, दक्षिणी गुजरात में पश्चिमी तट पर गर्मी के दिनों में प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और यह प्रति चक्रवात जो गर्म हवाओं को लेकर गुजरात के ऊपर बढ़ता है और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल तक जाता है, और वहां तक ये प्रति चक्रवात जो है वो हीट वेव को उत्पन्न करने में सहयोग करता है, एक सहयोगी कारक बनता है। इसके अलावा निष्क्रिय पश्चिमी विक्षोभ, देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ बेसिकली भूमध्य सागर में एक उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या करता है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा कराता है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में। यह निष्क्रिय जब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, तो जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, जाड़ों में जो बरसात होती है, वो प्रभावित होती है, और इसकी वजह से भी हीट वेव को और शक्ति मिलती है, ये और प्रभावी होता है। वहीं नगरीय उष्मा द्वीप प्रभाव, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, ये क्या है? तो दरअसल जो नगरों का और ज्यादा नगरीकरण होता जा रहा है और वहां के ग्रीन बेल्ट समाप्त हो रहे हैं, वहां से हरे वृक्ष लगातार काटे जा रहे हैं,
इसके परिणाम स्वरूप दूसरी ओर क्या हो रहा है, एक तो हरे वृक्ष वहां के वृक्षों का कटाव हो रहा है, दूसरी तरफ वहां कंक्रीट के भवन और बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ रहा है और इसका तापमान, नगरीय संकुलों का तापमान आसपास की जो ग्रामीण एरिया है वहां से 2-3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होते हैं और ये पूरा का पूरा एरिया अपने प्रदूषण, अपने कंक्रीट के भवनों की वजह से एक उष्मा द्वीप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका टेम्परेचर बाहरी या ग्रामीण एरिया की तुलना में 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। तो ये जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसका प्रभाव भी है कि ये हीट वेव जो है वो बनता है, इसको बल मिलता है। ये कुछ कारण हैं इसके बनने के। अब इसके प्रभाव क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो प्रभाव की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे गर्मियों में ज्यादातर देखेंगे आप डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, अन्य गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, अगर धूप में ज्यादा देर तक रहे तो कैंसरस भी होता है वो, साथ ही माइग्रेन की समस्या होती है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार से कुप्रभाव पड़ता है। कृषि बुरी तरह प्रभावित होती है क्योंकि इससे जो वर्षा अगर प्रभावित होगी लंबे समय तक इस स्थिति के बने रहने से, तो उससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि करने के लिए किसान खेतों में जाता है और हीट वेव के चपेट में आके किसान की मृत्यु होती है, तो उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, कृषि भी प्रभावित हो रही है। पशुपालन प्रभावित होता है। इसके अलावा जल संसाधन सूखने लगते हैं, कम होने लगते हैं, उनमें कमी आने लगती है। ऊर्जा की मांग में ज्यादा वृद्धि होने लगती है क्योंकि गर्मी के दिनों में ऊर्जा का कंजम्पशन बढ़ता है। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन की कंडीशन में जाता है और वायु की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। और ये सारी दशाएं ऐसी हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो भी प्रभावित होता है। तो ये इसके कुछ प्रभाव हैं, इसके कुछ कुप्रभाव हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच सामान्य अध्ययन के लिए नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित ऑनलाइन कोर्स के लिए प्रारंभ हो चुका है। इसमें एडमिशन ओपन है, 29 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। साथ ही आपको बता दें कि इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 9311406441 पर आप कॉल कर सकते हैं। अंत में आपकी जिम्मेदारी को देखते हुए आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका सही और सटीक जवाब देंगे। निम्नलिखित में से हीट वेव के लिए कौन सी दशा का होना सामान्यतः आवश्यक है? ए गर्म शुष्क पवन, बी बादल रहित आकाश, सी आर्द्रता का अभाव, डी उपर्युक्त सभी। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और उम्मीद है कि आप वृक्ष लगाएंगे जिससे कि ये मूक आपदा हीट वेव की कंडीशन पर कंट्रोल किया जा सके। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।